नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पीएटी की पीवाईक्यू सीरीज़ है उसमें हम डेयरी साइंस को कवर कर रहे हैं। तो डेयरी साइंस का पहला चैप्टर डेयरी फार्मिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। आज मैं उसका अगला चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो शुरू करते बिना किसी देरी के। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, इंक्रीज इन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कॉज फॉलोइंग चेंज इज मिल्क कंपोजिशन। तो क्वेश्चन का पहले तो मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज होता है तो उसके मिल्क के कंपोजिशन पर क्या फर्क आता है। क्वांटिटी की बात नहीं करी, कंपोजिशन की बात करी। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हिंदी में पढ़ देता हूं। वातावरण का तापमान बढ़ने से दूध के संगठन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। इंक्रीज इन फैट कंटेंट, मतलब फैट का जो परसेंटेज है वो बढ़ता है। इंक्रीज इन लैक्टोज कंटेंट, लैक्टोज बढ़ता है। इंक्रीज इन प्रोटीन, प्रोटीन बढ़ता है। इंक्रीज इन एसएनएफ कंटेंट, मतलब इनमें से क्या बढ़ता है। तो हम जानते हैं इन तीनों में से जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है वो किसका है बेटा, फैट का। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है फैट परसेंटेज भी बढ़ता जाता है। आपको ये रिलेशन याद रखना है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा फैट का परसेंटेज भी बढ़ता जाता है। इसीलिए हमारे नोट्स में लिखा हुआ भी है कि हम बात करें कि जो ठंड के दिन होते हैं, विंटर सीजन है ना, जो ठंड के दिनों में हमें मिल्क का प्रोडक्शन तो ज़्यादा मिलता है, मिल्क तो क्या मिलेगा ज़्यादा, लेकिन मिल्क के अंदर जो फैट परसेंटेज है वो क्या मिलता है, कम। इसका उल्टा भी होता है। हम गर्मी की बात करते हैं, समर सीजन की, तो क्या होता है कि मिल्क क्या हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, लेकिन मिल्क के अंदर जो फैट का परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था, अगली बार पूछा जा सकता घुमा के, ये अपने को ध्यान रखना। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ मिल्क इज, मतलब मिल्क में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, संगठक है जो सबसे जल्दी वेरिएबल मतलब चेंज होता है। तो देखते क्या बोला है, केसिन, वसा, लैक्टोज और खनिज। तो बेटा देखो, हम जानते हैं कि मिल्क में जो सबसे ज़्यादा चेंजेस आता है या सबसे पहले चेंजेस आता है वो किस में आता है, वो आता है बेटा फैट में या वसा में। समझ में आया अपने को। जैसे ही आपका जो आहार है या जो फीडिंग है, फीड चेंज होता है तो सबसे पहले चेंजेस किस में आएगा, फैट में। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हुआ तो उससे भी फैट में चेंज आ जाता है। ब्रीड के चेंज होने से फैट में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले जो चेंज आता है वो किस में आता है, फैट में। फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक ऑर्डर बता देता हूँ, उस ऑर्डर को अपने को याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो वेरिएबल कंपोनेंट है वो तो होता है बेटा आपका फैट। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आता है आपका प्रोटीन। कौन आएगा, प्रोटीन। उसके बाद में कौन आएगा, लैक्टोज। फिर कौन आएगा, फिर आता बेटा मिनरल। ठीक है, ये ऑर्डर है वेरिएबिलिटी का। ठीक है, ये अपने को याद रखना है कि कुछ भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर की बात करें, ब्रीड की बात करें, तो सबसे पहले जो चेंजेस आता है वो किस में आता है बेटा, फैट में आता है। उसके बाद में किस में आएगा, प्रोटीन में, फिर लैक्टोज में और मिनरल में। बोले सर यहाँ प्रोटीन, केसिन, केसिन एक टाइप की बेटा प्रोटीन होती है, तो ये उत्तर तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, वसा। अब देखो अभी क्या पूछा है उसने, वेरिएबल मतलब क्या, परिवर्तनशील। अगली बार वो घुमा के क्या पूछ सकता है कि आपसे स्टेबल बताइए कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल जो कंपोनेंट है वो कौन सा है। तो हम इसको उल्टा कर देंगे, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, मिनरल। उसके बाद में लैक्टोज, फिर प्रोटीन और फिर फैट। समझ में आपने को क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगली बार जब घुमा के पूछा जाएगा तब भी हमसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सक्सेसफुल यूज ऑफ मिल्किंग मशीन। अगर मिल्किंग मशीन का सक्सेसफुल यूज करना है तो इनमें से क्या चीज है जिसका ध्यान रखना है, सीधी सीधी। गेटिंग स्पेयर पार्ट, जो इसके स्पेयर पार्ट होते हैं, कलपुर्जे होते हैं, उनको प्रयोग करना। गेटिंग द काउ यूज्ड टू ईट, मतलब कि गाय को इसकी आदत होना चाहिए। कीपिंग इट क्लीन, मतलब कि जो मिल्किंग मशीन है उसको साफ सुथरी रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। अगला दिया है नन ऑफ दीज। देखो अगर देखा जाए यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होता, नन ऑफ दीज की जगह क्या होता है, ऑल ऑफ दीज, है ना।
तो उत्तर सही होता। लेकिन अभी हमें इन तीन में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, जो सबसे ज़्यादा सही है, उसको चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा सही आंसर होगा वो क्या होगा, कीपिंग इट क्लीन, मतलब कि साफ सफाई रखना। भैया देखो, कुछ लोगों को लगेगा सर आंसर तो ये आना चाहिए, ये कौन सा, मतलब कि गाय की उसकी आदत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण ये है कि जब हम मिल्किंग मशीन का यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो होती है मशीन की साफ़ सफाई। अगर मशीन की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं होगी तो मशीन में तो जो इन्फेक्शन है, वो जो उसमें बैक्टीरिया रह गए हैं, फंगस रह गए हैं, वो सीधा सीधा किधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आपके जो नेक्स्ट टाइम मिल्किंग करोगे, जब नेक्स्ट टाइम उस मशीन से दूध निकालोगे तो किस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, गाय के अयन में, या मतलब हम बोल सकते हैं अडर पे चले जाएंगे, और जो गाय है वो हमारी बीमार हो सकती है। तो मशीन के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसे हमें बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखना है। ये बात समझ में आई अपने को? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखना है अपने को। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर किल्ड बाय पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क का जो पास्चुराइजेशन करते हैं उसमें हम कौन से बैक्टीरिया को मार देते हैं। अब पास्चुराइजेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, मिल्क को गर्म करना, है ना। दो चीज़ होती बेटा, अपने को ध्यान रखना है, एक तो होता है पास्चुराइजेशन, एक होता है स्टरलाइजेशन, है ना। एक होता है पास्चुराइजेशन और एक होता है स्टरलाइजेशन। पास्चुराइजेशन में जो हम टेम्परेचर रखते हैं वो हमेशा रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम, ये एक थंब रूल है, आप कुछ भी समझ लो, याद रखना है। और स्टरलाइजेशन जब होता है तो हम टेम्परेचर रखते हैं बेटा 100 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ज़्यादा। हम किसकी बात करें, पास्चुराइजेशन की। पास्चुराइजेशन आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि पास्चुराइजेशन के लिए इन जनरल हम दो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। पहला होता है बेटा लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम, जिसे हम LT भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम। एक होता है हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम, ये आप जानते हैं। लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम कितना होता है, 63 डिग्री सेल्सियस, कितनी देर के लिए, 30 मिनट के लिए। हम जानते हैं कि हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम कितनी देर के लिए होता है, ये होता है 72 डिग्री सेल्सियस। ये अगर टाइम पूछा जाए तो हमें बताना है 15, भैया ये सेकंड है, सेकंड, या मिनट नहीं करना, ठीक है। ऊपर 30 मिनट है, 15 सेकंड है, और उसको तुरंत हम ठंडा करते हैं 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये हो गया पूरी पास्चुराइजेशन की प्रोसेस। पास्चुराइजेशन किया क्यों जाता है, जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए, उनके जो पॉपुलेशन है उनको कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कौन से जीवाणु, वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक मतलब जो बीमारी फैलाते हैं, मीजोफिलिक, ऑल ऑफ दिस। तो हम जानते हैं कि जितने बैक्टीरिया वो मार देता है, तो इसका उत्तर तो हो गया ऑल ऑफ दिस। आप समझते हैं कि वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरिया है, मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से अगर कोई दूसरा बैक्टीरिया बन रहा है तो उसको हम बोल दे रहे हैं वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पैथोजेनिक का मतलब ये होता है जो बीमारी फैलाते हैं। मीजोफिलिक बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया का टाइप है ये टेम्परेचर का क्लासिफिकेशन है ना। टेम्परेचर के हिसाब से जो बैक्टीरिया है मैं बता देता हूँ। 3 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं ना। पहला तो क्या होता है बेटा, साइक्रोफिलिक। पहला कौन से होते हैं, साइक्रोफिलिक, ये पहले नंबर का। दूसरे नंबर पे होते हैं मीजोफिलिक बैक्टीरिया, और तीसरे होते बेटा थर्मोफिलिक, है ना, थर्मोफिलिक। और ये जो बैक्टीरियल का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पर है, वो टेम्परेचर के बेस पर है ना। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि सर्वाइवल के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से कम पर रहते हैं उनको हम बोलते हैं साइक्रोफिलिक। 10 to 40 डिग्री सेल्सियस के बीच वाले जितने बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे मीजोफिलिक, और थर्मोफिलिक मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या होते हैं बेटा, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। और आप याद रखना कि जो मिल्क में जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसमें से जो ज़्यादातर स्पीसीज है, मिल्क की नहीं, हमारे इन्वायरमेंट में बात करें जितने भी बैक्टीरिया आते हैं उसमें से जो सबसे ज़्यादा स्पीसीज होती है वो इसी कैटेगरी में आती है ना। तो आप पास्चुराइजेशन करो, स्टरलाइजेशन करो, तो जो है मीजोफिलिक बैक्टीरिया ही सबसे पहले मरते हैं। समझ में आया आपने को? चलो
बढ़ते हैं। हमारा ये तो हमारा क्वेश्चन था, इसका उत्तर क्या आ गया, ऑल ऑफ दिस। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, समझते हैं। द मिल्क कैंस आर जनरली फैब्रिकेटेड विथ, मतलब दूध के जो डब्बे हैं वो आमतौर पर किससे, बर्तनों की बात चल रही है कि जो दूध के बर्तन हैं या जो डब्बे हैं वो किसके बने होते हैं, समझते हैं। क्या बोला है, आयरन और एलॉय, मतलब लोहे की बात कर रहा है। एलॉय का मतलब होता है बेटा मिश्र धातु, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये हिंदी में लिखा हुआ है ना। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु, तो लोहे और मिश्र धातु के, निकिल और उसकी मिश्र धातु के, एल्यूमिनियम एंड एलॉय और क्रोमियम एंड एलॉय। तो हम जानते हैं इसका जो सही उत्तर है वो क्या है बेटा, एल्यूमिनियम एंड एलॉय। हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो डेयरी यूटेंसिल्स या बर्तन है वो एसएस मतलब स्टेनलेस स्टील और किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा आपने को। इसका कारण क्या है, तो जो स्टेनलेस स्टील का यूज़ होने का सबसे जो मेन कारण है कि साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है। ठीक है, कोरोजन नहीं होता, कोरोजन मतलब इसमें जल्दी से क्षरण नहीं होता, जल्दी से घिसते नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं अपने को ध्यान में रखनी है। अगर ये क्वेश्चन घूम फिर के आया तो अपने से बनना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बढ़ते हम आगे। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट हाइजेनिक एंड इफिशियंट मेथड ऑफ मिल्किंग, दुग्ध दोहन की सबसे स्वच्छ और कुशल विधि है। वेट फुल हैंड, वेट फिस्टिंग एंड थंब, ड्राई फुल हैंड, ड्राई फिस्टिंग विथ थंब, है ना। भीगी पूर्ण हस्त, भीगी अंगूठा दबाकर, शुष्क पूर्ण हस्त विधि, शुष्क अंगूठा दबाकर दुग्ध दोहना। तो हम जानते हैं कि जो ड्राई फुल हैंड मिल्किंग होती है, देखो दो मेथड होती है बेटा, एक तो हैंड मिल्किंग और एक होती है मशीन मिल्किंग। हैंड में भी हम जानते हैं कि 3 होती है, कितनी होती है बेटा, 3। एक तो हम बोलते हैं फुल हैंड मिल्किंग, ठीक है। एक होती नकलिंग, एक होती स्ट्रिपिंग। अरे हिंदी मीडियम वालों, पूर्ण हस्त दोहन विधि, नकलिंग मतलब अंगूठा विधि, और एक होता है स्ट्रिपिंग विधि। तो हम जानते हैं कि जो सबसे बेस्ट मेथड है वो क्या है बेटा, फुल हैंड मिल्किंग। बेस्ट क्यों है कि इसमें जो एनिमल होता है उसको कोई भी पेन नहीं होता, कोई भी दर्द नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट होती है और कंप्लीट मिल्किंग होती है। ठीक है, तो उसमें भी आप देखो दो चीज़ें हो सकती है, एक तो क्या है भीगी मतलब वेट, और एक होता है ड्राई मतलब कुल मिला के हाथों को गीला करके यूज़ करना चाहिए कि हाथों को सूखा सके। तो हम जानते हैं कि हाथों को अच्छे से पहले तो थनों को, अडर को अच्छे से साफ करना चाहिए, धोना चाहिए, उसके बाद में उसे साफ सुथरे कपड़े से पोंछ कर, अपने हाथों को भी पोंछ कर उसके बाद ही हमें मिल्किंग करना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या आएगी, शुष्क पूर्ण हस्त विधि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा, सही उत्तर होगा इसका सी। चलो बढ़ते हैं हम आगे। 7वां नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर पास्चुराइजेशन मिल्क बिकम, मतलब कि पास्चुराइजेशन के बाद मिल्क कैसा हो जाता है, दूध कैसा हो जाता है। पास्चुरीकरण के द्वारा दूध हो जाता है पतला हो जाता है, जीवाणु रहित हो जाता है, शक्तिवर्धक हो जाता है। उपरोक्त सभी क्या हो जाता है बेटा, तो पतला तो होने से रहा, अपन उसमें अगर कोई पानी मिला रहे हैं या सॉलिड कम कर रहे हैं तो पतला होगा, तो फोकट की बात है ये। जीवाणु रहित, बिल्कुल सही बात है। पावरफुल, अपन उसमें च्यवनप्राश तो मिला नहीं रहे, है ना, नहीं शिलाजित मिला रहे कि वो शक्तिवर्धक हो जाएगा, तो फोकट की बात है। और क्या है, उपरोक्त सभी इतनी। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, बैक्टीरिया फ्री। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग। देखो फिर बोल रहा हूँ कि मिल्किंग मेथड के क्वेश्चन बाबा आदम के ज़माने से आते रहे हैं, आज भी आते हैं और आते रहेंगे। तो मिल्किंग मेथड को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, स्पेशली हैंड मिल्किंग। ठीक है, तो हमने बात करी थी स्ट्रिपिंग, नकलिंग, फुल हैंड मिल्किंग, ऑल ऑफ दिस। तो हम जानते हैं क्या आएगा, फुल हैंड मिल्किंग। बिल्कुल खत्म सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम आगे। इन विच पोर्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम अडर बैक्टीरिया कंटेंट इज हाइएस्ट। ओके, देखो इसके लिए हम एक ग्राफ समझते बेटा, है ना। चलो ग्राफ से समझेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा। ग्राफ थोड़ा आड़ा तिरछा हो गया, ओके सही कर लेते हैं उसको। ठीक है, अब देखो
ये जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ वो है बेटा बैक्टीरिया, ठीक है। और कौन सा कलर ले ले, वाइट तो चलेगा नहीं, और कौन सा ले ले, बताओ कलर में कितना कन्फ्यूजन है, काला ही लेना पड़ेगा। और ये जो काले कलर से बना रहा हूँ ये क्या है बेटा, ये है फैट की लाइन, है ना। मतलब ये जो ब्लैक कलर है ये किसको बता रहा है, फैट परसेंटेज को बता रहा है। और ये जो रेड कलर है ये बता रहा है आपके बैक्टीरिया को, है ना, मतलब जीवाणुओं को। तो याद रखना, मैंने 3 पोर्शन में इस मिल्क को बांट देता हूँ। कितने पोर्शन में, 3 पोर्शन में। येलो कलर चलेगा, नहीं चलेगा, कौन सा कलर चलेगा, 1 2 और 3, है ना। ये 3 पोर्शन में मैंने डिवाइड किया है। मतलब कोई जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ही ये क्या बेटा, मिल्किंग का टाइम हम 0 से लेकर 5 से 7 मिनट तक दूध निकालते हैं। तो मैंने ये बोला कि जो शुरुआती दूध होता है, शुरुआत की जो कुछ धार होती है उसमें तुम देखो ये बैक्टीरिया का लेवल देखो, बैक्टीरिया का लेवल क्या होता है बेटा, सबसे ज़्यादा, और फैट परसेंटेज होता है सबसे कम। सबसे कम कितना बेटा, 1% से भी कम होता है फैट। और बैक्टीरियल काउंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम दूध निकालने का जो समय है वो बढ़ता जाएगा, हमारा फैट परसेंटेज बढ़ता जाता है, और जो बैक्टीरिया का काउंट है, जीवाणुओं की संख्या है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और जो आखिरी का दूध होता है उसमें हम देखते हैं कि बैक्टीरिया का काउंट मिलता है हमें सबसे कम, और फैट मिलता है सबसे ज़्यादा। अरे 8 से लेकर 15% तक जो फैट है वो सबसे लास्ट वाले दूध में मिलता है, पहली बात। अब देखो सर बोले कि ये फर्स्ट, सेकंड और तीसरी, इनका कुछ नाम है कि नहीं है, बिल्कुल नाम है। ये जो फर्स्ट है इसको हम बोलते हैं फोर मिल्क, है ना। जो बीच वाला इसको हम बोलते हैं मिडिल मिल्क, और जो लास्ट वाला इसे हम बोलते हैं स्ट्रिप मिल्क, ठीक है। तो फोर मिल्क, मिडिल मिल्क और स्ट्रिप मिल्क। तो हम जानते हैं क्या बोला गया है, बैक्टीरिया कंटेंट इज हाईएस्ट। तो हम जानते हैं कौन से मिल्क में, फोर मिल्क में। कहाँ गया भैया, ये रहा। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा, हेलो। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भैया, विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग। वही क्वेश्चन देखो फिर घूम फिर के आया, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, एक ही क्वेश्चन आ रहा है, अच्छे से पढ़ के जाना। फुल हैंड मिल्किंग बोलते, हाँ भैया एक क्वेश्चन देखो, फुल हैंड मिल्किंग का एक और नाम है क्या बेटा, फिस्टिंग मेथड। फिस्टिंग मेथड। वो हिंदी मीडियम वालों मेरी बात सुनो, तुम बोलेंगे सर ये तो इंग्लिश है, वो तो हिंदी में तो फुल हैंड ही मतलब पूर्ण हस्त लिख के देगा, नहीं, वो इसको ऐसा लिख देगा फिस्टिंग मेथड, फिस्टिंग विधि, और तुम्हारा वहां जाके दम निकल जाएगा। बोले ये तो पढ़ाया नहीं, पढ़ाया सब कुछ है, तुमने नहीं पढ़ा उसको हम क्या कर सकते हैं। चलो हाँ भैया, विच फैक्टर अफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ मिल्क इज। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर है जो मिल्क के जो संगठन है, जो उसका कंपोजिशन है उसको अफेक्ट करता है। बात करते हैं तो स्पीसीज करती है कि नहीं करती, बिल्कुल करता है। ब्रीड, हाँ भाई बिल्कुल। फीड, हाँ भाई। ऑल ऑफ दिस, हाँ भाई, सभी कंपोजिशन को अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका उत्तर क्या आएगा बेटा, ऑल ऑफ दिस। विच, इसमें से वन तो नहीं पूछा ना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक, विच फैक्टर अफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ मिल्क। स्पीसीज करती है, ब्रीड करती है, फीड सब, मतलब इसका उत्तर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। जाति, नस्ल, भोज्य पदार्थ, ये सभी मिल्क का जो संगठन है उसको अफेक्ट करते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला दिया था टेम्परेचर ऑफ UHT इज। देखो ये क्वेश्चन है जिसने थोड़ा ढंग से पढ़ाई करी उससे ही बनेगा। UHT का मतलब होता है बेटा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। क्या बोला है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर क्या होता है, ये भी पास्चुराइजेशन ही समझ लो। लेकिन हमने बोला है कि पास्चुराइजेशन जो टेम्परेचर होता है उसमें हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रखा जाता है, जैसे हमने बात करी थी 72 और 63 डिग्री सेल्सियस, है ना। लेकिन ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि टेम्परेचर को हम इंक्रीज करके 100 डिग्री सेल्सियस से क्या ले जाते हैं बेटा, ज़्यादा ले जाते हैं। अब बोले ज़्यादा कितना ले जाते हैं ऐसा, तो याद रखना हम जो टेम्परेचर की रेंज रखते हैं बेटा वो रखते हैं 130 से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक
अब ये कितने देर तक, 130 से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस, वो भी कब, कितनी देर के लिए, फ्यू सेकंड। कितने सेकंड, फ्यू मतलब बहुत कम समय के लिए। लेकिन फिर भी अगर एग्जैक्ट में बात करूं तो एग्जैक्ट होता है बेटा 132 से लेकर 135 डिग्री सेल्सियस। कुछ कुछ जगह आपको 132 दिखेगा, 132 दिखेगा, कुछ कुछ जगह आपको 135 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। और कितनी देर के लिए, 1 से 2 सेकंड के लिए, है ना। आप ये बोल सकते हैं कि ये पास्चुराइजेशन की कौन सी विधि है, तीसरी विधि है ना। 1 से 2 या हम बोले तो ऑन एवरेज 1.5 सेकंड के लिए, है ना। कितने सेकंड के लिए, 1.5 सेकंड के लिए, समझ में आया। लेकिन बात वही है कि टेम्परेचर जब 100 से ऊपर जाता है तो इसको हम स्टरलाइजेशन में रखते हैं, मतलब निर्जमीकृत करना, है ना, स्टरलाइजेशन में रखते हैं। ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, 135 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आसान तो नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोर हाइजेनिक, मतलब कौन सी मेथड से मिल्क प्रोड्यूस करने पर जो मिल्क है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का आएगा, मतलब स्वच्छ आएगा। नकलिंग, स्ट्रिपिंग, फिस्टिंग या मशीन मिल्किंग। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत प्यारा है। अगर आपने रटन विद्या वापरी होगी तो रटन विद्या में तो आप क्या लगा क्या होगा, और देखो फिस्टिंग, सर ने माठ साहब ने बताया था, फिस्टिंग मतलब पूर्ण हस्त और सबसे अच्छी अलग बात, सबसे स्वच्छ अलग बात। अगर आप हाथों से दूध निकालोगे तो गंदगी तो आएगी, कितना भी साफ कर लो। लेकिन मशीन मिल्किंग की सबसे खास बात यह है कि मशीन मिल्किंग में हम हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इसके पहले क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो मशीन जो होती है उसको बहुत अच्छे से साफ़ किया जाता है। कैसे साफ़ किया जाता है वो उसका क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे। तो अभी हमको क्या लगाना है, इसका मशीन मिल्किंग, ठीक है। मशीन मिल्किंग से जो दूध निकलेगा वो बहुत ज़्यादा हाइजेनिक और स्वच्छ होगा, ये बात अपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैंड मिल्किंग मेथड। खत्म क्वेश्चन। नकलिंग, स्ट्रिपिंग, फिस्टिंग ओनली, ऑल ऑफ दिस, सभी है भैया, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द साइंस बेस्ड सिस्टम फॉर द क्लीन मिल्क प्रोडक्शन इज। ओहो भैया देखो, ऐसे क्वेश्चन जो है वो सामान्यतः बत्ती देने के लिए ही आते हैं, है ना। अब एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें, बहुत अच्छे पढ़ने स्टूडेंट की बात करो भी, क्यों, क्योंकि इस चीज़ों को हम कोर्स में नहीं पढ़ाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसका न सर है न पैर है, लेकिन फिर भी आया है कोर्स से रिलेटेड ही, लेकिन थोड़ा सा अंदर से मतलब गहराई से निकाला गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है ना। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं। स्वच्छ उत्पादन, स्वच्छ क्या उत्पादन, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु विज्ञान आधारित प्रणाली है। तो इसका बेटा जो सही उत्तर उन्होंने माना था हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, HACCP। बेटा ये जो सिस्टम है वो क्या करता है, अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो यह सबसे पहले ये देखता है कि उसमें गंदगी कहाँ कहाँ से आ सकती है, पहली चीज़। दूसरा बात यह है कि फिर वो इन उपायों को बताता है, उपायों को भी बताता है कि जो गंदगी या संदूषित हो रहा है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए वर्ड है संदूषित, मतलब जो हैजार्डस, जो गंदगी आ रही है उसको आप दूर कैसे कर सकते हो। तो पहले तो उनको फाइंड आउट करता है और उनको निकालने के लिए उपाय बताता है। कौन सा सिस्टम, ये हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, है ना। तो इसको बस इतना सा याद रख लो, अगली बार क्वेश्चन आएगा तो लगा देना। बाकी ऐसे क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान देके अपने को टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। चलो हिंदी में तो और भी खतरनाक है, देखो खतरनाक से स्टार्ट भी हुआ है। खतरनाक विश्लेषण और गंभीर नियंत्रण बिंदु, समझ में आया अपने को। तो बढ़ते आगे। द सोमेटिक सेल काउंट पर ml इन नॉर्मल मिल्क शुड बी, है ना। सोमेटिक सेल क्या होती है, अपनी जो दूध के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल होती है ना, WBC, उसी को आप मान लीजिए सोमेटिक सेल, ठीक है। जब आप दूध निकालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है दूध के साथ जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो भी आती है, आप इसे रोक नहीं सकते ना। हमारे जो नोट्स है उसमें भी लिखा हुआ है कि कायिक कोशिका है ना, कायिक कोशिका नाम से हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, तो इसी की बात चल रही है। तो सामान्य दूध में कायिक कोशिका सोमेटिक सेल काउंट पर ml निम्न होना चाहिए। तो याद रखना बेटा, ये जो है अगर एक सामान्य दूध की बात करें तो उसमें ये जो आंकड़ा है ये 1 लाख से कम होता है,
है ना, 1 लाख पर ml से क्या होता है बेटा, हमेशा कम होता है। ठीक है, अगर यही आंकड़ा आपका अगर 2 लाख पे पहुंच जाता है, पर ml पे पहुंच जाता है, तो उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब ये होता है कि अगर इस लेवल तक पहुंच गया, मतलब कि 200 नहीं बेटा, 2 लाख पर ml पर ये पहुंच गया, तो आप ये समझिए कि आपकी जो काऊ है वो क्या है बेटा, बीमार हो सकती है, बीमार हो सकती है। मतलब ये जो सोमेटिक सेल का काउंट है, ये एनिमल की हेल्थ को भी बताता है। ठीक है, मतलब बीमार हो सकती किससे, मेस्टाइटिस डिसीज से। अगर ये पहुंच गया 4 लाख पर, किस पर बेटा, 4 लाख पर ml पर अगर ये काउंट पहुंच गया, तो इसका मतलब कि ये जो दूध है, ये जो मिल्क आया है, ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या आपने को समझ में आया? इसका मतलब ये है कि आपका जो एनिमल है वो बहुत लंबे समय से मेस्टाइटिस डिसीज से सरवाइव कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। क्रिटिकल लेवल क्या होता है, थ्रेशोल्ड लेवल क्या है उसका, 200। सही, अगर 1 लाख से 200 बोल रहा हूँ यार, 2 लाख, 1 लाख से कम है तो दूध की क्वालिटी आप कह सकते हैं कि अच्छी है। 4 लाख तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो कंजप्शन के लिए मना बोल दिया जाता है। ठीक है, तो कहाँ थे अपन, ये रहा। ठीक बेटा, बड़े आगे, चलो चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन दिया है, द बेस्ट मेथड ऑफ हैंड मिल्किंग ऑफ डेयरी काउ इज। वही क्वेश्चन घूम घाम के फिर से आया। देखो कितने क्वेश्चन हुए अभी तक, 17 में से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कैसे थे, केवल फुल हैंड मिल्किंग के ही थे, है ना। स्ट्रिपिंग वेट हैंड मिल्किंग विथ क्लीन मस्टर्ड ऑयल, आहा, मतलब तेल लगा के दूध निकालना, ना भैया ना, ऐसे काम नहीं करना। नकलिंग, नकलिंग मतलब वही अंगूठा विधि। फुल हैंड मिल्किंग हाउ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर अफेक्टिंग मिल्क कंपोजिशन, वही बात है, कंपोजिशन को कौन अफेक्ट करता है, क्वेश्चन घूम घाम के फिर से आया है। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसका उत्तर क्या था, ऑल ऑफ दीज। अब क्या दिया है देखते हैं, है ना। सेवावधि, सर्विस पीरियड, ड्राई पीरियड मतलब शुष्क, सुखाने की अवधि, शुष्क अंतराल, काविंग इंटरवल या ब्रीड। तो ये देखो, ये भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो ब्रीड है, जो नस्ल है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है ना। जैसे कि हम बात करें जर्सी की, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जो जर्सी गाय है वो क्यों फेमस है भैया, वो फेमस है हायर फैट कंटेंट के लिए, हाई फैट परसेंटेज के लिए, है ना। वही हम बात करते हैं कौन, आपकी HF, होलिस्टियन फ्रीजन, होलिस्टियन फ्रीजियन, है ना। तो ये क्यों फेमस है, ये है हाई वॉल्यूम ऑफ मिल्क, कहने का मतलब यह है कि एक की HF की क्या ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, जबकि जर्सी में हाई फैट परसेंटेज होता है ना। तो जो ब्रीड है, दोनों है तो बेटा गाय, दोनों है तो क्या गाय, लेकिन उनकी नस्लों के हिसाब से उनका जो कंपोजिशन है उसमें अंतर नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो चलो चले मितवा आगे। टू इम्प्रूव क्लीन मिल्क प्रोडक्शन बिफोर मिल्किंग काउ शुड बी, मतलब कि दुग्ध दोहने से पहले स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में सुधार करने हेतु गायों को क्या करना चाहिए। देखते हैं, उनका वजन तोलना चाहिए, कितने किलो की थी, कितने की थी, आज कितने की है। उनको एक्सरसाइज कराना चाहिए कि बढ़िया एक्सरसाइज कर ले। उनको धुलना चाहिए, मतलब उनको साफ सफाई क्लीन करना चाहिए, धोना चाहिए। ग्रेज्ड या उनको चारा खिलाना चाहिए। तो ये दो तो बहुत फोकट की बात है। हाँ, व्यायाम कराया जाता है, लेकिन दुग्ध निकालने से पहले नहीं, व्यायाम कराया जाता है, हल्की फुल्की मात्रा में होता है। व्यायाम कराने से क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत अमाउंट में जो फैट परसेंटेज है वो बढ़ जाता है ना। हाँ, वॉशिंग बिल्कुल, क्लीनिंग जिसे हम बोलते हैं, खुरेरा करना, ये कराई जाती नहीं, तो अच्छे से पशु को साफ किया जाता है, धोया जाता है ना। चारा भी खिलाया जाता है, चारा खिलाने का पहले काम हो जाना चाहिए। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या आएगा, वॉश्ड, मतलब अच्छे से साफ सफाई करके उसे धोना चाहिए। तो ये हमारा सही उत्तर था। बेटा देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं सब पे राइट लगा देता, इसका मतलब नहीं कि सभी उत्तर सही है ना। ध्यान देना, मैं तो ऐसे क्या है कि अब बोर्ड है कहीं तो आदमी करे कि नहीं करे,
टिकी लगाया करते हैं ना, तो सही उत्तर क्या है? धुलना। अगला क्वेश्चन, फीडिंग ऑफ मोर ग्रीन कंट्रीब्यूट्स, ग्रीन से मतलब चारे, हरे चारे अगर ज़्यादा खिलाओगे तो उसका क्या प्रभाव आएगा? विटामिन डी बढ़ता है, विटामिन ए बढ़ता है, विटामिन बी1 बढ़ता है या विटामिन के बढ़ता है? 7.5 करोड़ का सवाल। तो मैं बोलता हूँ बेटा विटामिन ए, और मेरा उत्तर सही भी है, क्योंकि जो हरे चारे खिलाए जाते हैं उनमें विटामिन ए का कंटेंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। जैसे हम बात करें लूसर्न की बात करें, अल्फाल्फा की बात करें, या हम केल की भी बात करें, है ना, स्पिनिच, पालक भी होती है ना, लेकिन पालक तो खिलाते नहीं अपन। तो जो हरे चारे होते हैं अगर उनको खिलाओगे आप तो जो विटामिन ए का कंटेंट है वो दूध में बढ़ जाएगा, पहली चीज़। अब विटामिन ए बढ़ा, सीधी सीधी बात है केरोटीन बढ़ा। कौन बढ़ा बेटा? केरोटीन, क्योंकि केरोटीन को विटामिन ए का प्रिकर्सर बोला जाता है ना। तो केरोटीन बढ़ा तो सीधा सीधा मतलब है कि पीला रंग बढ़ा, पीला रंग। तो ये भी याद रखना कि हरे चारे ज़्यादा खिलाने से जो दूध का रंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा पिलाने लगता है, पीलापच आने लगता है। पीलापच नहीं, मतलब जितना है उससे थोड़ा सा और ज़्यादा पीला आने लगेगा। समझ में आया अपने को? तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हम आगे। एक क्वेश्चन बताओ, विटामिन ए, विटामिन ए जो है वो किस में पाया जाता है? फैट में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, लैक्टोज में पाया जाता है, या मिनरल में पाया जाता है? विटामिन ए किस में मिलेगा? फैट में मिलता है। क्यों? क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के, ये जो चारों विटामिन है ये फैट के अंदर पाए जाते हैं ना। तो इसीलिए होता क्या है कि जैसे ही आप मिल्क से फैट को रिमूव करते तो फैट के साथ कौन रिमूव हो जा रहा है? विटामिन ए। विटामिन ए रिमूव हो रहा है मतलब कौन रिमूव हो रहा है? केरोटीन। इसीलिए जो स्किम्ड मिल्क होता है या जो सेपरेटर दूध होता है वो हमें कैसा दिखाई देता है? मोर वाइट। अरे दूध तो वाइट ही था ना, लेकिन अब कैसा दिखा रहा है? ज़्यादा सफ़ेद, मोर वाइट, है ना। बढ़ते हम बेटा आगे। हेलो, चलो। द इंडेक्स ऑर्गेनिज्म टेकन फॉर पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क इज, दूध के पास्चुरीकरण के लिए लिया गया इंडेक्स जीव। इंडेक्स जीव का मतलब हम किसको देखकर हम पास्चुराइजेशन का जो टेम्परेचर है वो डिसाइड कर रहे हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन का मतलब ये है ना। तो कोक्सेला बर्नेटी माइक्रोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन्स कोनिबैक्टीरियम पायोजिन्स। भैया देखो, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो बच्चे को डराने के लिए, उसे एग्ज़ाम में शहीद करने के लिए ही आते हैं। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, पहली बात। लेकिन क्वेश्चन आया है तो समझाना मेरी जिम्मेदारी है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि दूध में क्या है कि बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं ना। दूध में मल्टीपल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। उसमें से अगर मैं बात करूँ कोक्सेला बर्नेटी की, तो ये क्या है बेटा, ये हीट के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। मतलब कि थोड़ा सा तापमान अगर हम बढ़ाते हैं, मतलब 50-55 तक करते हैं, तो 50-55 पे भी कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो दम तोड़ देती है, उतने पे ही मर जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा के 63 तक ले जाते हैं, 72 तक ले जाते हैं डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं कि जो कोक्सेला बर्नेटी नाम का जो जीवाणु है, ऑर्गेनिज्म है, ये क्या होता है, हीट के लिए रेजिस्टेंस होता है, ये ज़्यादा तापमान पर ही मरता है ना। तो वही बात है कि इंडेक्स ऑर्गेनिज्म कौन सा है हमारा? कोक्सेला बर्नेटी, है ना। चलो, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था लेकिन समझा दिया है ना। बढ़ते हैं बेटा आगे। अगली बार ये पूछा जा सकता है कि हीट के लिए जो ज़्यादा रेजिस्टेंस जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? कोक्सेला बर्नेटी। तो घुमा फिरा के जब अगली बार क्वेश्चन आएगा तो यही बना सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन जो बच्चों दिया है, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ रॉ फ्रेश मिल्क इट शुड बी कूल्ड इमीडिएटली टू और बिलो टिल फर्दर प्रोसेस्ड। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मिल्किंग करके दूध निकाल के दूध लाए हैं तो उसको तुरंत कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसको हम क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि उसकी आगे क्या की जा सके, प्रोसेसिंग की जा सके, है ना। तो हम जानते हैं कि कितने डिग्री सेल्सियस पर बेटा, 4 to 5 डिग्री सेल्सियस पर उसका क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। सीधी सीधी करें तो हम बात करें फ्रिज का जो टेम्परेचर वो यही होता है। और हमने पढ़ा भी है कि जो पास्चुराइजेशन करते हैं,
क्या करते बेटा, पास्चुराइजेशन करते हैं। तो पास्चुराइजेशन के पश्चात भी हम 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसको तुरंत क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, ताकि उसकी आगे प्रोसेसिंग हम कर सके, है ना। तो अब 4 डिग्री सेल्सियस नाम का ऐसा तो कोई महानुभव ऑप्शन अपने को दिख नहीं रहा है, तो 4 के सबसे पास वाला क्या है बेटा, 10। हम ऐसी कंडीशन में क्या उत्तर लगाएंगे, 10। 10 हमारा सही उत्तर होगा। सही क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस या 41 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, लेकिन दिया नहीं है, तो अपन क्या लगाएंगे, बी फॉर बकरी। सर बी फॉर बबीता भी तो हो सकता है, बात तो सही है। चलो, अमाउंट ऑफ मिल्क रिमेन इन द अडर आफ्टर नॉर्मल मिल्किंग इज कॉल्ड। हेलो, नॉर्मल मिल्किंग करिए आपने, दूध निकालने के बाद में अडर में कुछ दूध रह जाता है, तो ऐसे दूध को हम क्या कहेंगे, यही पूछ रहा है ना। फोर मिल्क कहेंगे, शेष दूध, है ना, जिसे हम रेसिडुअल मिल्क कहते हैं, हार्मोनल मिल्क, परसिस्टेंट मिल्क, है ना। तो 4 मिल्क तो हम जानते हैं कि जो शुरुआत का कुछ दूध होता है उसे 4 मिल्क कहते हैं, तो ये तो आएगा ही नहीं। रेसिड्यूअल का मतलब है कि पूरा काम हमने कर लिया, लेकिन उसके आखिरी में जो बचा कुचा रहता है उसे हम बोलते हैं क्या, रेसिड्यू। तो बात सही है, क्या आएगा, रेसिड्यूअल मिल्क। हार्मोनल मिल्क, ऐसी कोई डेयरी में स्पेशल टर्म है नहीं हार्मोनल मिल्क के लिए, है ना। परसिस्टेंट मिल्क, ऐसा भी कोई है नहीं, फालतू का जो वर्ड बनाए हुए हैं, ऐसे कोई टर्म होती नहीं है ना। ये भी कोई टर्म नहीं है बेटा, और ये भी कोई टर्म नहीं है। ये जो टर्म जरूर है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, रेसिड्यूअल मिल्क या शेष दूध। बढ़ते हैं हम बेटा आगे। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क। हीट ट्रीटमेंट का मतलब ये दूध को गर्म कर रहा। दूध को हम गर्म 2 प्रकार से करते हैं, एक तो पास्चुराइजेशन, दूसरा स्टरलाइजेशन। 100 से ऊपर मतलब 135 डिग्री सेल्सियस पर कुछ सेकंड के लिए स्टरलाइजेशन, मतलब कि UHT, जिसे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे हमने कहा था। उसके बाद में पास्चुराइजेशन में हम 63 और 72 डिग्री सेल्सियस रखते हैं ना। क्यों करते हैं भाई, सीधी बात है, जो बैक्टीरिया है उनको मारने के लिए, है ना, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सही उत्तर होगा। बाकी तो फोकट की फैट को रिमूव करने के लिए भाग, टू क्लीन, तो क्या लिखा, द इनहेंस टेस्ट बढ़ाने के लिए, फोकट की बात है। टू इंक्रीज थिकनेस, मोटाई बढ़ाने के लिए ना, सारे फालतू ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन सही है हमारा, वो हमने लगा दिया। चलो, सैनिटाइजेशन ऑफ डेयरी यूटेंसिल्स शुड बी डन बाय यूजिंग, डेयरी बर्तनों का सैनिटाइजेशन इसका उपयोग करके किया जाना चाहिए। किसको भाई, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइपोक्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड गैस और फिनाइल। हम जानते हैं कि जितने भी डेयरी बर्तन है उनको हम धोने के लिए किनका यूज़ करते हैं बेटा, क्षारीय पदार्थों का, बेसिक जो बेस होते हैं उनका यूज़ करते हैं, क्षार का यूज़ किया जाता है। याद रखना, कभी भी डेयरी यूटेंसिल मतलब जो बर्तन होते हैं उनको धोने के लिए कभी भी हम अम्ल का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि गलती से अम्ल का उपयोग कर लिया उसके 2 कारण होते हैं। 2 कारण क्या होते हैं समझ लेते हैं, कि जो डेयरी बर्तन है वो किसके बने होते बेटा, एल्यूमिनियम के। किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के। और खास बात यह है कि एल्यूमिनियम जो धातु है, मेटल है, ये जो एसिड होता है, जो अम्ल होता है, इसमें सोल्यूबल होती है, मतलब उसमें कोरोजन की प्रॉब्लम हो जाती है। कोरोजन मतलब कि क्षरित होने लगते हैं, वो खुरदुरे हो जाते हैं। अगर आप एसिड से बर्तनों को साफ करोगे तो वो खुरदुरे हो जाएंगे, पहला रीज़न तो ये है, मतलब बर्तन खराब होने की समस्या होती है एसिड साफ करने पर, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि एसिड से साफ कर भी लिया मानो, तो उसके बाद अगर साफ सफाई ठीक से नहीं की, उसके बाद में आप साफ पानी से धोना पड़ेगा। अगर साफ पानी से ठीक से नहीं धोया और गलती से जो एसिडिटी है वो बर्तनों में रह गई, तो अगली बार जब आप उसके अंदर दूध भरेंगे तो दूध फट जाएगा, है ना। तो 2 रीज़न होते हैं। तो जितने भी डेयरी यूटेंसिल बर्तन होते हैं उनको हम धोने के लिए क्षार का उपयोग करते हैं, और क्षार में हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ करते हैं। नोट्स में लिखा है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हेलो, क्लोरीन का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर है नहीं तो हम उसको ही लगाते। अब फिनाइल तो आएगा नहीं, पोछा तो लगा नहीं रहे घर में, है ना। चलो बढ़ते बेटा हम आगे। विच टाइप ऑफ सोप शुड डोंट यूज लिखा है भैया, नहीं करना है। वाइल वॉशिंग डेयरी काउ, मतलब कि जो डेयरी काउ है, डेयरी की जो गाय है, उसको अगर आप धो रहे हो तो कौन सी साबुन का यूज़ नहीं करना है। चलो, सोप विथ डिटर्जेंट, ऐसी सोप जिसमें डिटर्जेंट है उसका यूज़ नहीं करना। सोप विथ हर्बल ट्रीटमेंट, हर्बल साबुन का यूज़ नहीं करना। सोप विथ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, ऐसी साबुन जिसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। विथ मतलब साथ में ना, सोप के साथ में एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी वाला जो कोई केमिकल है।
फ्रेग्रेंट सोप, खुशबू वाली साबुन, है ना, खुशबू वाली साबुन यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, गाय भी खुशबू मारेगी। हाँ, लेकिन काम की बात यह है कि डिटर्जेंट का यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है काऊ स्किन के लिए, भाई स्पेशल काऊ की बात नहीं चल रही, काऊ मतलब पूरा एनिमल की बात चल रही है ना। तो जो एनिमल होता है, एनिमल की जो स्किन होती है उसके लिए होता है हार्श। हार्श मतलब कि थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। हो सकता है कि अगर इस साबुन से आप नहलाओगे तो नहलाने में क्या हो सकता है, जो उसका आयन है, जो अडर है, उस पर क्रेकिंग आ सकती है। क्रेकिंग मतलब आयन फट जाएगा, पूरा खून निकलेगा नहीं। क्रेकिंग का मतलब जैसे चमड़ी फट नहीं जाती, वो पहले एडवर्टाइजमेंट आता था फटी एडियो वाला, चमड़ी फट जाती है, अपने हाथ भी कभी कभी फट जाते हैं। तो ऐसा आयन क्या हो सकता है, उसमें क्रेकिंग आ सकती है, फट सकता है ना। तो इसलिए क्या बोला जाए, उसमें डिटर्जेंट का यूज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल माइल्ड होना चाहिए, हल्का साबुन होना चाहिए, है ना। तो डोंट में यही है। बाकी आप सोप विथ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी बिल्कुल होना चाहिए। हर्बल है तो कोई समस्या ही नहीं है। अरे खुशबूदार है तो बढ़िया से अपनी गाय भी खुशबू मारेगी, है ना, सांड आकर्षित होगा। चलो, ऐसा होता है नॉर्मल में कि गाय अच्छे से खुशबू मारती है ना, तो जितने भी सांड मार्केट में घूम रहे हैं वो आकर्षित होते हैं। पशुओं की बात कर रहा हूँ। कुछ तो सांड भी जो है वो लगा लगा के घूमते हैं, लेकिन गायों की मार्केट में भयंकर कमी है, सिंगल की। चलो भैया, विच प्रोसेस इज द इम्पोर्टेंट इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट, हाउ, प्रबंधन में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। इंक्रीज द साइज ऑफ केटल, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज इन यील्ड एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ये भी सही बात है। इंक्रीज द नंबर ऑफ काउस, हाँ ये भी सही बात है। भाई डेयरी मैनेजमेंट कर रहे हो तो क्या क्या करना है भाई। इंक्रीज साइज ऑफ केटल, जो केटल है उनका साइज, मतलब उनके नंबर ऑफ केटल बढ़ाना नहीं बढ़ाना, बिल्कुल बढ़ाना। इंक्रीज द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क, मतलब कि दूध की मात्रा और उसकी गुणवत्ता बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना, बिल्कुल बढ़ाना, सही बात है। इंक्रीज द नंबर ऑफ काउस, गायों की संख्या बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना, हाउ। इंक्रीज द नंबर ऑफ बफेलोस, ये बढ़ाना भाई, सभी सभी, ऑप्शन ई, सभी। लेकिन ये ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं, और ई हम वहाँ पर लिख नहीं सकते। जब ई वहाँ पर लिख नहीं सकते तो चारों में से हमने एक को चुनाव करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि जो ये पूरा चैप्टर है ये बेस्ड है क्वालिटी मिल्क पर। क्वांटिटी पर ध्यान देना है, लेकिन क्वालिटी के साथ। हम केवल मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम करते हैं क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। दूध तो आए, लेकिन दूध कैसा है, क्वालिटी वाला, सबसे ज़्यादा साफ सुथरा दूध आना चाहिए। तो इसका जो सबसे ज़्यादा सही उत्तर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज इन यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क। समझ में आया आपने को। चलो चले मितवा आगे क्वेश्चन पे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लीनिंग असेसमेंट मेथड ऑफ मिल्किंग, निम्नलिखित में कौन सी दूध देने वाली मशीनों की सफाई मूल्यांकन की विधि है। इस वर्ड पे अपने को ध्यान देना है। क्या बोला है, असेसमेंट मेथड पूछा है ना, क्लीनिंग मेथड नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, क्या बोला है, मूल्यांकन की विधि, असेसमेंट मेथड बोला है, क्लीनिंग मेथड नहीं। तो क्या लिखा है, बायोलुमिनेंस मेथड, रिंस एंड स्वैप मेथड, विजुअल इंस्पेक्शन, मैनुअल क्लीनिंग। हिंदी मीडियम वालों तुम्हारे लिए पढ़ देते हैं। बायोलुमिनेंस, बायोलुमिनेंस, हिंदी थोड़ी सी हिली हुई है मेरी, यहाँ सही लिखा हुआ है। रिंस एंड स्वैप विधि, दृश्य निरीक्षण, हाथ से हुई सफाई। बेटा देखो, अगर हम बात करें तो एक समझदार आदमी अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ ले, जिंदगी में पढ़ा कुछ नहीं है, इनमें से चारों ऑप्शन में से आपने कुछ नहीं पढ़े, ये मैं जानता हूँ, लेकिन क्वेश्चन को सही करने की ताकत आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि आप अगर क्वेश्चन ठीक से पढ़ ले तो उत्तर सामने ही दिख जाएगा। क्या बोल रहा है कि क्लीनिंग असेसमेंट मेथड मतलब सफाई की मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन मतलब कि किन चीज़ों को दो देखकर आप ये पता लगाओगे कि सफाई अच्छे से हुई है या नहीं हुई है। सफाई नहीं करना, हमें बस केवल ये पता लगाना है कि सफाई अच्छे से हुई है या नहीं हुई है। चलो बात करते हैं बायोलुमिनेंस विधि, क्या मालूम, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। रिंस एंड स्वैप, रिंस मतलब होता है धोना, किसी को मतलब मान लो ये है ना, इसको अगर मुझे धोना है, अगर ये जो रिंस वाली जो टर्म है लेबोरेटरी में यूज होती है जनरल में, जो लेबोरेटरी के जो बर्तन होते हैं ना, अगर किसी केमिकल में डुबाते हैं तो एक बोतल में डिस्टिल वाटर रहता है, उससे उसको साफ कर लेते हैं, हम बोलते हैं रिंस, है ना।
दृश्य निरीक्षण मतलब देख के पता लगाना कि अच्छे से साफ सफाई हुई है या नहीं हुई है। और हाथ से ही हुई सफाई, हाथ से ही हुई सफाई ये कोई मूल्यांकन की विधि नहीं दिख रही है, ये तो क्लीनिंग की ही एक विधि है कि हाथ से की हुई सफाई, है ना। तो इसका उत्तर तो क्या आ गया, देखो पूछा क्या है, नोट, तो उत्तर तो हो गया सही, है ना। मतलब कि क्वेश्चन नया है लेकिन सही किया जा सकता है, पहली चीज़। लेकिन अब क्वेश्चन आया, दोनों को सभी को समझा देता हूँ। बायोल्यूमिनेसेंस, भैया बोलने में थोड़ी समस्या है, बायोल्यूमिनेसेंस विधि, इसमें क्या होता है, ये जो एटीपी के प्रिंसिपल पर काम करता है। किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहने का मतलब अगर किसी बर्तन के अंदर फैट रह गया है ना, फैट रह गया है, प्रोटीन रह गया है, मतलब दूध भरा था तो दूध की सफाई करने के बाद जो दूध के कंपोनेंट है वो रह गए हैं, तो उसमें एटीपी होगा कि नहीं होगा। अरे भैया जब फैट है तो फैट का कन्वर्जन कायम होता है, हम भी जब खाते हैं तो एटीपी ही बनता है। तो ये एक जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसके अंदर जो एटीपी का प्रिंसिपल लगा के हम उसको निकाल सकते हैं कि सफाई अच्छे से हुई है नहीं हुई। ये बड़ी मेथड है, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा बस इतना पूछ सकता है कि ये जो मेथड है बायोल्यूमिनेसेंस, ये जो है किसके प्रिंसिपल पर काम करती है, तो एटीपी के प्रिंसिपल पर काम करती है, बस इतना याद रखना है। रिंस एंड स्वेप मेथड, कहने का मतलब ये है कि मान लो ये आपका डेयरी बर्तन है, डेयरी बर्तन में मैं एक बाल्टी ले रहा हूँ, तो बाल्टी की अच्छे से साफ सफाई हुई है नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, अच्छे साफ सफाई, उसके बाद में फिर इसमें हम क्या डालेंगे, पानी, और उसको अच्छे से साफ करेंगे, और उस पानी को हम अलग निकालेंगे, और जो पानी निकला है उस पानी को हम टेस्ट करेंगे। जो धोवन का जो पानी है उस पानी को हम लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे, क्या इसमें अभी भी फैट, प्रोटीन, लैक्टोज या मिनरल के कंटेंट है क्या। अगर कंटेंट है इसका मतलब इसकी साफ सफाई अच्छे से नहीं हुई है, तो मूल्यांकन हुआ कि नहीं। दृश्य निरीक्षण मतलब हम देख के ही पता लगा लेंगे, हाँ देख उधर देख कोने में अभी तक सफ़ेद सफ़ेद है, मतलब साफ सफाई अच्छे से नहीं हुई है। तो ये क्वेश्चन था, मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है, समझ में आया हो तो ठीक, नहीं तो क्या डबल से थोड़ा सा 2 बार टेप करो और थोड़ा पीछे जाओ, डबल से देख लो, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते। द डेली क्लीनिंग रूटीन ऑफ बकेट मिल्किंग मशीन, बकेट मिल्किंग मशीन मतलब मिल्किंग मशीन की बात कर रहा है। एंड क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेजेस, हाउ, दूध देने वाली मशीनों और बाल्टी को दैनिक सफाई की दिनचर्या में कितने चरण होते हैं। कितनी बार धो रहा है ये नहीं पूछ रहा है, एक बार जब धोते हैं तो उसमें कितने चरण होते हैं ये पूछ रहा है। अब देखो कोई भी बर्तन है, बर्तन मान लो ये बाल्टी है ना, ये तो बेटा गिलास हुआ, बाल्टी ऐसी आती है ना। अब ये बाल्टी है, ये अच्छे से धुली है कि नहीं धुली है वो तो बात की बात है। कैसे धोना है, तो सबसे पहले मिल्क निकाल लिया अपन ने। मिल्क निकालने के बाद हम इसमें क्या डालेंगे, साफ पानी डालेंगे, जैसे हम टेप वाटर कहते हैं ना, हम एक अच्छा साफ पानी डालेंगे, अच्छे से उसको साफ करेंगे, उस पानी को बाहर कर देंगे। उसके बाद हम गर्म पानी डालेंगे विथ डिटर्जेंट, है ना। हेलो, गर्म पानी किसके साथ, डिटर्जेंट के साथ। अरे आप वो जो क्लोरीन डिसइंफेक्शन के लिए जिसका भी यूज़ करते हो ना, डिटर्जेंट डालेंगे, फिर उसको अच्छे से साफ करेंगे। उसके बाद तीसरी स्टेप में फिर इसको हम साफ पानी से धोएंगे। पहले साफ पानी, गर्म पानी विद डिटर्जेंट, फिर वापस से साफ पानी। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण और ये तीसरा चरण। हेलो, समझ में आया कितने चरण होते, 3 चरण होते। ये आगे एक बार फिर बताऊंगा, बढ़ते हम आगे। कितने चरण, तो भैया इसका उत्तर क्या आएगा, 3 चरण होते हैं ना। ये किसी भी डेयरी बर्तन को साफ करने की मेथड होती है, ये चरण हम बोल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हम आगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये रहा, क्या बोला है, व्हेन डज अ काफ रिसीव कोलेस्ट्रम, एक बछड़ा कोलेस्ट्रम कब प्राप्त करता है। इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं, एनिमल हस्बेंड्री का है, फिर भी आ गया तो हमको बताना पड़ेगा। तो हम जानते हैं, नहीं इसी का चैप्टर का है, इधर भी आ सकता है उधर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम जानते हैं कि बछड़े के जन्म के तुरंत बाद से लेकर जो शुरुआती 5 दिन होते हैं, है ना, तो क्या मिलता है अपने को, खीस मिलता है। उसके बाद में जो अगला भैयू आएगा उसके 15 दिन पहले तक ये जो कार्यक्रम है ये किसका चलेगा, मिल्क का। ये जो 5 दिन तक क्या मिलता है बेटा, ये मिलता है अपने को खीस या कोलेस्ट्रम। क्या मिलता है,
खीस या कोलेस्ट्रम? कहीं समझ में आ रहा? शुरुआती 5 दिन मतलब बछड़े का जन्म के तुरंत बाद खीस आना चालू हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि 30 मिनट आफ्टर बोर्न। तो इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। केयर टेकर शुड फीड कोलेस्ट्रम द फर्स्ट मिल्क ऑफ काउ टू द बोर्न काफ फॉर द फर्स्ट हाउ मेनी डेज? मतलब कुल मिला के जो केयर टेकर है, जो बछड़े की देखभाल करता है, उसको कितने दिन तक खीस पिलाना चाहिए? तो भैया कम से कम 3 दिन तो खीस पिलाना ही चाहिए। इन जनरल जो खीस है वो 5 दिन तक आता है ना। ऑन एन एवरेज हम बात करें, गाय में ये कम दिनों तक आता है, भैंस में ज़्यादा दिनों तक प्राप्त होता है ना। तो कम से कम 3 दिनों तक पिलाना ही चाहिए। खीस क्यों पिलाना जरूरी है? क्योंकि जो खीस होता है उसे में एंटीबॉडी होती है ना। तो जो प्रतिरक्षा होती है वो किस में होती है? उस खीस में ही होती है। हम जानते हैं कि जो ग्लोबुलिन है ना, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन है, वो दूध की तुलना में कोलेस्ट्रॉल मतलब खीस में कई गुना ज़्यादा होते हैं। और ग्लोबुलिन ही वो प्रोटीन है जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो खीस जितनी अच्छी मात्रा में अपने काफ को मिलेगा, जो काफ है वो उतना तगड़ा होगा। तगड़ा मतलब ताकतवर मिलेगा, जो उसके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उतनी ज़्यादा आएगी। तो इसका उत्तर क्या आएगा बेटा? 3 दिन। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग फैक्टर विल बूस्ट द एनिमल मिल्क प्रोडक्शन मोस्ट हाउ? निम्नलिखित में से कौन वार्षिक दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे अधिक बढ़ावा देगा? क्या बोला? वार्षिक दूध मतलब कि साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा दूध मिले, इसके लिए कौन सा फैक्टर है? इम्प्रूव्ड परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर मतलब कि आपको अपनी परचेसिंग पावर बढ़ाना पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पशु खरीदो, ये बोल रहा है ना। डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कम करो। एक साइड बोल रहा है कि ज़्यादा ज़्यादा करो, एक साइड बोल रहा है कम करो। जेनेटिक मैपिंग है ना। जेनेटिक मैपिंग का मतलब होता है कि आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखो कि कौन सा पशु ज़्यादा दूध दे रहा है, कौन सा कम दे रहा है, और उसके हिसाब से आप क्या करते जाओ? निक्रष्टन मतलब कलिंग करते जाओ, कम वालों को निकालते जाओ, ये वो सब चीज़ें है ना। लेकिन ये क्या है कि ये भी सही बिल्कुल है, ये भी सही है, लेकिन एक क्या है? ब्रीडिंग। ब्रीडिंग पहले इसको समझते हैं। ब्रीडिंग क्या होता है कि जो कम दूध दे मतलब ऐसी नस्लें जो कि कम दूध देती है उनकी ब्रीडिंग कराओ अच्छी नस्लों के साथ, तो जो नया आइटम आएगा वो ज़्यादा दूध देगा, है ना। तो इससे आप क्या है कि जल्दी सुधार कर सकते हो। अपने पास जो झुंड है, हर्ड में जल्दी सुधार करने की यही एक अच्छी विधि है कि ब्रीडिंग से आप क्या है कि अगली नस्लों को ही सुधार सकते हो। लेकिन जो जेनेटिक मैपिंग है ये एक लंबी प्रक्रिया है, इससे रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। आपको अगर जल्दी सुधारना है, 1 साल के अंदर कार्यक्रम जमाना है, तो उसके लिए ब्रीडिंग सबसे बेस्ट मेथड है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा? ब्रीडिंग। जैसे हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं? प्रजनन। क्या आपने बात समझ में आई? हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। चलो। आहा, डर लगता है ऐसे क्वेश्चनों को देख के, मन करता है कि देख के निकल लो आगे। और सही बात है बेटा, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आए ना, सरल है, कठिन है, बात की बात है, पर देखते के साथ क्या लग रहा है? डर लग रहा है। तो जो जिन क्वेश्चनों से डर लगता है ना, उनको क्या करना चाहिए आपने कि देख के ही आगे बढ़ जाओ। शुरुआत में पेपर अटेम्प्ट करने का यही तरीका होना चाहिए कि शुरुआत से 1 से चालू करो और 200 तक टेक दो। जो सरल क्वेश्चन दिख रहे, थ्योरेटिकल 125 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें क्रॉप एनिमल हो गया और 25 की बायो हो गई, तो क्या करो? इन 125 क्वेश्चनों को अपनी नज़र के सामने से शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे में निकल जाना चाहिए, है ना। सब फटाफट फटाफट देखते जाओ, पढ़ते जाओ, और जो एक एक बार में बन रहे हैं ना उनको टिक करते जाओ। तो आप देखोगे 125 क्वेश्चन भी अगर आपने पढ़े तो उसमें से लगभग अगर आपने 80 से 90 क्वेश्चन भी टिक कर दिया तो आपने सिलेक्शन तो पहले ही ले लिया, है ना। हम क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन पे जब मगज मंजन करेंगे वहीं के वहीं बैठ के, सरल क्वेश्चन आया लेकिन अपने से बन नहीं रहा है, तो अपन टेंशन में आकर उसको वहीं पे घिसना चालू। घिसना नहीं बन रहा है, उसकी मर्जी, इच्छा मर्जी। जरूरी है कि हर सरल क्वेश्चन भी आपसे बने? नहीं बन रहा है, बाद में बनेगा, ठीक है। और नहीं भी बना तो क्या दिक्कत है ना। तो अपने दिमाग को शुरुआत में ख़राब नहीं करना। फ्रेश माइंड लेके जाते हो तो उसका सबसे अच्छा उपयोग करने का तरीका क्या है? शुरुआत में मगज मंजन नहीं करना। चलो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट रिलेटेड टू सर्कुलेशन क्लीनिंग इज नॉट ट्रू? मतलब सर्कुलेशन क्लीनिंग, भैया ये क्लीनिंग की एक मेथड होती है ना। जो डेयरी मशीन होती है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए बनाऊं कि ये जो मिल्किंग मशीन है, मान लो ये मिल्किंग मशीन है ना, ये एक मिल्किंग मशीन है, इससे कप निकला हुआ है ना। ये मिल्किंग मशीन है, इसको साफ सफाई करना है, तो एक मेथड समझ लो, एक प्रिंसिपल समझ लो कि सर्कुलेशन क्लीनिंग के थ्रू आप साफ सफाई कर सकते हो। सर्कुलेशन क्लीनिंग क्या कहता है कि इस जो मशीन है इसको असेंबल ही रहेगी, मतलब ये पैक ही रहेगी। पैक मतलब इसके पुर्जों को अलग हमें करने की ज़रूरत नहीं है।
ये असेंबल मशीन को ही हम धो सकते हैं, उसे ही हम बोलते हैं सर्कुलेशन क्लीनिंग, है ना। ये डेयरी बर्तनों के लिए जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है ना, उनमें ये सर्कुलेशन क्लीनिंग का यूज़ किया जाता है। और इसकी भी स्टेप होती है, इसकी भी वही बात बोल रहा हूँ कि 3 स्टेप होती है ना। कितनी स्टेप होती है? 3 स्टेप होती है। वही बात है कि भैया क्या होता है, पहले तो साफ़ पानी से अच्छे से धो लो, है ना। साफ़ पानी अच्छे से डाला, इसके अंदर जितने भी पाइप है, ट्यूब है, उनके अंदर से अच्छे साफ़ पानी को अपन ने क्या किया, फ्लो किया, सारा साफ़ पानी निकल गया। उसके बाद में दूसरे नंबर पे वही कि गर्म पानी, क्या बेटा, गर्म पानी। और याद रखना ये जो गर्म पानी होता है इसका टेम्परेचर डिसाइड होता है ना। टेम्परेचर कितना होता है बेटा, 85 डिग्री सेल्सियस। अरे कितना होता है, 85 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी के साथ वही डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट लेते हैं और अच्छे से इसको साफ़ करते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पे वही फिर साफ़ पानी। तो इसको आप बोल सकते हैं ये सर्कुलेशन क्लीनिंग है। मशीन वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। खास बात क्या है कि जो गर्म पानी लेते हैं टेम्परेचर कितना है बेटा, 85 डिग्री सेल्सियस। तो हम पढ़ते हैं दिस मैटर यूज टू मिल्किंग इक्विपमेंट कनेक्टेड विद द पाइपलाइन एंड कूलिंग टैंक्स। सही बात है, जो पाइपलाइन है उससे कनेक्टेड है और कनेक्टेड ही रहना, उनको धोने के लिए यूज होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। द इफिशियंसी ऑफ सर्कुलेशन क्लीनिंग डिपेंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर यूज्ड फॉर द डिटर्जेंट डिसइंफेक्टेंट। मैंने बोला डिटर्जेंट के साथ लेते पानी, वॉज द ऑप्टिमम इनिशियल टेम्परेचर बीइंग एटलीस्ट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका आधा पॉइंट तो सही था, आधा क्या, यहाँ तक मामला बिल्कुल सही चला। लेकिन जैसे ही इसने बोला 100 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। और इसके अंदर जो रबर के पाइप लगे रहते हैं, प्लास्टिक के जो पाइप यूज़ होते हैं, हो सकते हैं वो पिघल सकते हैं, वो गल सकते हैं। इसलिए इतना टेम्परेचर हम यूज़ नहीं करते। यहाँ पर हम टेम्परेचर कितना रखते बच्चों, अरे 85 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस, 85 डिग्री सेल्सियस। तो इसका उत्तर तो ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने क्या पूछा है, नॉट ट्रू। उत्तर तो ये हो गया। प्रोसीजर ऑफ सर्कुलेशन क्लीनिंग आर यूजुअली इंडिकेटिंग बाय द मिल्किंग मैन्युफैक्चरर। और ये कौन बताता है बेटा कि जो मिल्किंग मशीन बना रहा है वो मैन्युफैक्चरर जो है, जो कंपनी है, जो फैक्ट्री वाला भगवान है, भगवान मतलब जो व्यक्ति दे रहा है मशीन को बना के, वही ये पूरा बताता है कि कैसे कैसे धोना है और कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। सर्कुलेशन क्लीनिंग द 3 स्टेज प्रोसेस। भैया देखो मैंने बताए कितनी स्टेज वाली, 3 स्टेज। 3 स्टेज प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्री रिंस, पहले धोया विथ वाटर, फिर क्या लिखा, रीसर्कुलेटेड हॉट वॉश विथ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के साथ गर्म पानी यूज करना सॉल्यूशन, और फाइनल कोल्ड वाटर रिंस। रिंस का मतलब होता है बेटा धोना। अरे हिंदी मीडियम वालों तुमको भी समझ में आया कि नहीं आया? अगर तुमको नहीं समझ में आया तो तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए मैंने फिर से यहाँ पर लिखा लगाया है, दूध देने वाले उपकरणों का इस्तेमाल की जाने वाली यह विधि पाइपलाइन और कूलिंग टैंक से जुड़ी है। हाउ माना, परिसंचरण सफाई की दक्षता, डिटर्जेंट कीटाणुनाशक धोने के लिए उपयोग किए जाने वाले। आदमी पढ़ते पढ़ते भूल गया पहली लाइन में लिखा क्या था, दूसरी लाइन में आया भूल गया पहली लाइन में क्या लिखा था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को कब पढ़ा जाता है, रिलैक्स होके आखिरी के बचे हुए समय में, है ना। परिसंचरण सफाई के लिए देखो ये बोल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, नहीं 85, तो ये हो गया ना। परिसंचरण सफाई के लिए प्रक्रिया आमतौर पर दूध देने वाली मशीन के निर्माताओं द्वारा इंगित की जाती है। हाउ, सर्कुलेशन क्लीनिंग में 3 चरण होते हैं। मैंने बोला कितने चरण, 3 चरण, जिसमें प्री रिंस मतलब पहले धोना, डिटर्जेंट कीटाणुनाशक के साथ गर्म पानी के साथ धोना, है ना, ये गर्म धुलाई, अंतिम ठंडे पानी से धोकर साफ करना। और कई समझ में आया, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ, फर्स्ट स्टेज पूछा भैया क्लीनिंग। देखो क्या समझ में आता है इस पूरे क्वेश्चन उनको देख के कि क्लीनिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ये बेस्ड ही क्लीन मिल्क प्रोडक्शन पर है। मिल्क का प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में ज़रूरी है कि जो दूध आ रहा है वो साफ़ सुथरा और बिल्कुल क्लीन हो। टाइम कितना हो गया, 59 मिनट अभी हो गए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन है तो है इतने। 34वां क्वेश्चन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्लीनिंग साइकिल। अगर आप जो धो रहे हो तो क्लीनिंग का जो साइकिल है उसमें पहली स्टेज क्या होगी, प्री रिंसिंग विथ वाटर टू रिमूव लूज डर्ट। समझते हैं, ये बाल्टी दूध निकालने की बिल्कुल देसी एग्जांपल समझ रहे हैं ना।
अब ये भाई धो लिया, अपने धोने की स्टार्ट, इसके अंदर दूध था, दूध अपन ने दूसरे टंके में निकाल दिया, अब इसको धोना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस बाल्टी के आसपास क्या रहता है बेटा, चारा चिपका रहता है, धूल कण मिट्टी चिपकी हुई रहती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं और इस बाल्टी को उठाएंगे और ऊपर से पानी डालेंगे, तो ये सारी जो डर्ट है, जो चारा लगा है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। उसके बाद हम प्रॉपर बाल्टी को धोना चालू करते हैं। तो क्या ये पहली स्टेज है? हाँ भैया सही बात है, पहली स्टेप यही तो है। क्लीनिंग विथ डिटर्जेंट नहीं, ये तो दूसरी स्टेप में आता है। रिंसिंग विथ क्लीन वाटर, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ये और ये दोनों एक ही है। हेलो, ये और ये दोनों एक ही, लेकिन उसने अलग करके बोला है। लेकिन इनमें से हम अगर ज़्यादा सही देखेंगे तो ये वाला सही है ना, कि हम प्री रिंसिंग मतलब धोने के भी पहले धोने। हम देखो साफ पानी से 2 बार धोते हैं। अभी जो साइकिल देखा था, अगर क्लीनिंग का एक्चुअल साइकिल देखा जाए तो उसमें तो हम 3 बार ही धोते हैं, साफ पानी से, गर्म पानी विथ डिटर्जेंट, है ना, और फिर वापस से साफ पानी से। मतलब यहाँ से चालू होगा, ये इसका साइकिल चलेगा, ये ए स्टेप, ये बी स्टेप और ये सी स्टेप। ये से साफ है ना, साफ पानी। साइकिल तो यही बोलता है, लेकिन इसने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ा है ना। तो अगर इसका सही उत्तर देखा जाए ना बेटा, अब देखो पूरे क्वेश्चन पढ़ो, फिर एक और दिक्कत आएगी। रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट रेसिड्यूज बाय स्क्रैपिंग, ड्रेनेज, एक्सपल्शन विथ वाटर और कंप्रेस्ड एयर। हिंदी मीडियम वालों का दम निकल रहा होगा, मैं पढ़ा देता हूँ आगे। क्या बोल रहा है, पानी या संपीड़ित हवा के साथ स्क्रैपिंग, जल निकासी और निष्कासन द्वारा उत्पाद। समझ में कहीं नहीं आएगा, मैं समझा रहा हूँ। देखो अब देखो कि अगर साफ करना है तो साफ करने के पहले भी एक स्टेप करते हैं। क्या करते हैं समझो, ये इससे तो तुमको समझ में नहीं आएगा, मैं तुमको घी के डब्बे से समझाता हूँ। मान लो इसमें ये घी का डब्बा है, इसमें क्या भरा हुआ था बेटा, घी। अब इसमें से घी अपन ने दूसरे बर्तन में खाली करा, लिया डब्बा, दूसरे बर्तन में खाली कर लिया। दूसरे बर्तन में खाली करने के बाद क्या है, मेरे को यहाँ कहीं मिल नहीं रहा है, तो ये चाय का डिस्पोजल ही पड़ा है खाली, इसको ही उठा लेता हूँ। हम क्या करते हैं, इस डब्बे को से उंगली के सहायता, उंगली अच्छे से धो लेंगे और उंगली के सहायता से अंदर से अच्छे से साफ कर करके जो घी चिपका हुआ है उसको अच्छे से निकाल के वापस से घी को निकालते हैं। तो क्या ये एक सफाई की प्रक्रिया नहीं है? सफाई के पहले भी तो अपन ने यही काम किया ना। तो ये पॉइंट वही बोल रहा है, रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि जो उसके अंदर प्रोडक्ट था, अब ऐसे दूध की बाल्टी के साथ भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, दूध की बाल्टी थी, दूध की बाल्टी से जैसे ही दूध बाहर निकाला, सबसे पहले थोड़ा सा पानी लेते साफ पीने वाला, इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा सा बाल्टी को घुमाएंगे और वो पानी फेंकते नहीं है, वो किसके अंदर डालेंगे, दूध के अंदर। तो क्या ये स्टेप नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती। तो मैं बताऊँ इस क्वेश्चन की खास बात, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से तुम देखोगे तो इसके कई उत्तर हो सकते हैं। अगर ये साइकिल वर्ड नहीं देता, क्या वर्ड नहीं देता बेटा, मान लो इस क्वेश्चन में साइकिल वर्ड नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज इन क्लीनिंग इन डेयरी। क्या हो सकता है, फिर ऐसे उसमें अपने को उत्तर ये लगाएंगे। क्या कि अगर क्लीन करने जा रहे हैं तो क्लीनिंग से पहले हम क्या करते हैं, जितना भी आपका काम का दूध है, दही है, ये हम बात करें क्लीनिंग में, अगर डेयरी बर्तन की बात करते हैं तो इन जनरल मिल्क ही रहता है, तो उसका क्या करते हैं हम, पोंछ के धो के हम क्या करते हैं, जो दूध है उसको अलग कर देते हैं, हमारा जो मिल्क प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्लीनिंग साइकिल की बात करिए। अरे चल जा रहा भाई, देखो वाह वाह क्या बात है, अरे नहीं वो सही है, उसकी जगह पे गलती से गलत कुछ सिलेक्ट हो गया था। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड दिया बेटा, साइकिल वर्ड दिया है। तो साइकिल वर्ड दिया है तो हमको जो चरण होते हैं, साफ पानी, गर्म पानी विथ डिटर्जेंट और साफ पानी, इसको ही यूज़ करना पड़ेगा। क्लीनिंग का साइकिल यही है ना। तो प्री रिंसिंग विथ वाटर टू रिमूवल डर्ट, लेकिन इसने उत्तर या क्या माना है, ये। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या दिया, ये। समझ में आया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इनकी कैंसिल होने की संभावना भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इन क्वेश्चन को अगर थोड़ा बहुत घुमा दिया जाए ना तो इनके उत्तर चेंज हो जाते हैं। समझ में आया अपने को। रिंसिंग विथ क्लीन वाटर, तो इसका ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये क्या है कि पूरा एक्सप्लेन कर रहा है प्री रिंसिंग, तो इसलिए उत्तर क्या माना बेटा, ये नहीं दिया होता तो दूसरे नंबर पे उत्तर क्या होता, रिंसिंग विथ क्लीन वाटर। लेकिन ये जो साइकिल वर्ड है यहाँ से हटा दोगे तो उत्तर क्या हो जाएगा, रिकवरी ऑफ।
क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसीलिए इस पे इतना टाइम खर्च किया है ना। बहुत अच्छे से देखना बेटा। चलो बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये तो वही है। मिल्किंग कैन बी डन विथ द वेरियस मेथड, हाउ द बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग। 3550 बार आ गया क्वेश्चन। कोटिंग मेथड, फिस्टिंग मेथड, स्ट्रिपिंग मेथड, है ना भैया। देखो ये ऑप्शन दिए है कि ए बी सी, फिर ऑप्शन तो चुनना ये है बोथ बी एंड सी, मतलब ये भी सही है ये भी सही है। नहीं भैया बेस्ट पूछा है ना, कहाँ बोला है, हेलो बेस्ट बोला है ना, तो स्ट्रिपिंग कहाँ से, बी सही है। ओनली बी, हाँ हाँ ओनली बी सही है, क्योंकि फिस्टिंग को ही क्या बोलते हैं हम, फुल हैंड मिल्किंग। हेलो कहीं समझ में आया। चलो बोथ ए एंड बी ना, ओनली ए ना, क्या आएगा, ये रहा उत्तर, ओनली बी। चलो अगला क्वेश्चन बेटा चलते हैं। द क्या पूछा है, द क्लीननेस ऑफ डेयरी प्लांट इज इम्पोर्टेंट फॉर क्लीन एंड हाइजेनिक मिल्क प्रोडक्शन, कैन यूज्ड बोथ डिटर्जेंट एंड सैनिटाइजर इन अ डेयरी प्लांट। मतलब कि डेयरी बर्तनों को या डेयरी प्लांट में जो आप साफ सफाई करते हो तो किसका यूज़ करते हो वो पूछा है ना। तो आयोडोफोर, हाँ आयोडोफोर का यूज़ होता है सैनिटाइजेशन में, बिल्कुल आयोडोफोर का यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को अगर हम देखें तो ये NaCl है, ये जो आपका खाने वाला नमक है, कि हम नमक का यूज़ करते नहीं करते, तो फोकट की बात है ये। क्लोरीन, अरे वाह ये तो अपना मनपसंद उत्तर आ गया क्लोरीन। हम जानते हैं कि 150 से 200 ppm सॉल्यूशन। सर 150 और 200 दोनों आ गया, क्या करें, 200 ppm पे हम लगाएंगे। हम 150 से 200 ppm के सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन, क्लोरीन का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं डेयरी बर्तनों को धोने के लिए। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, सबसे ज़्यादा शानदार जो सैनिटाइजर है वो यही है ना। कार्बोनेट, कार्बोनेट का भी यूज़ होता है, मेरी बात समझो। आयोडोफोर का यूज़ होता है कि नहीं होता है, होता है। क्लोरीन का होता है, कार्बोनेट का होता है ना। आयोडोफोर का क्या होता है कि इतना पावरफुल नहीं होता, उतने अच्छे साफ सफाई नहीं होती। सेम टू सेम किसका है, कार्बोनेट, ये सबसे लीस्ट पावरफुल होता है। मतलब अगर इन दोनों में से अगर चुनने को कहा जाए तो फिर हम इसको चुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक क्लोरीन दिया है तब तक हम क्लोरीन का ही यूज़ करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, क्लोरीन। बढ़ते हम आगे, ये रहा। चलो अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज डिटेक्टेड इन डेयरी प्रोडक्ट यूजिंग विडाल टेस्ट डायग्नोसिस। अब देखो विडाल टेस्ट का डेयरी से कहीं उतना ज़्यादा लेना देना है नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, विडाल टेस्ट का डेयरी से उतना कोई ज़्यादा लेना नहीं है। विडाल टेस्ट इन जनरल हम ह्यूमंस में किया जाता है। सल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, टाइफाइड कोज करता है। तो टाइफाइड की पता लगाने के लिए आप जानते हैं, अगर किसी को हुआ टाइफाइड तो हम विडाल टेस्ट करते हैं। तो अगर इन जनरल आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी अस्पताल की, तो ये क्वेश्चन आप ठीक कर सकते थे, है ना। विडाल टेस्ट क्या बोला, देखो सल्मोनेला टाइफी और सल्मोनेला पैराटाइफी ऐसे दो बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ डेयरी से इसका इतना रिलेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले ने पूछा है। मैं बोला वो कहीं नहीं करता है, भांग गांजा फंसाता है और फिर पेपर बनाने बैठता है पीएटी का। तो चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट टू क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। रिलेवेंट मतलब जो संबंधित, इररिलेवेंट मतलब जो संबंधित नहीं है क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। वॉशिंग अडर विथ आयोडोफोर, देखो मैंने बोला ना आयोडोफोर से क्या होता है, डाइल्यूटेड आयोडोफोर लेते हैं, मतलब कि तनु आयोडोफोर लेते हैं, एक कपड़े पे लेते हैं थोड़ा सा, फिर अच्छे से पोंछते हैं किसको, अपन अडर को। डिस्कार्डिंग फॉर मिल्क, डिस्कार्डिंग फॉर का मतलब है कि फॉर मिल्क जो होता है उसको लिया नहीं जाता, उसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है मतलब थन के अंदर नहीं, निकालेंगे और उसको अलग कर देंगे, है ना। तो डिस्कार्डिंग फॉर मिल्क, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। नॉट यूजिंग हुडेड मिल्क पेल, मतलब जो बर्तन है वो हुडेड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हम तो बोलते हैं ना हुड शेप्ड, डोम शेप, डोम या हुड एक ही बात है। हम बोलते हैं कि डेयरी में जो है वो डोम शेप के बर्तन यूज होते हैं। तो ये बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए, नहीं भाई क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो इसका उत्तर तो क्या हो गया बेटा, सी उत्तर सही आएगा, है ना। नहीं ये बेटा ऑप्शन नहीं है, ये तो बता रहा है कि इसमें कौन से, ये और ये। तो अपने को नीचे ऑप्शन ओनली ए, इररिलेवेंट पूछ रहा है, सही नहीं है पूछ रहा है, ओनली ए, ये तो रिलेवेंट है, ये तो आ ही नहीं सकता। बोथ ए एंड बी, ये भी नहीं आ सकता।
बी एन सी, नहीं भाई ये तो रिलेवेंट है ना, ये नहीं आएगा। फिर हम क्या बोले, नोट यूजिंग बी ओनली बी, ये भी नहीं आएगा। तो कभी कभी हमको ऐसे उत्तर देखने को मिलते हैं जिनमें से कहीं भी सही नहीं होता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा, ओनली सी। चलो बढ़ते हम आगे। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए प्रासंगिक है, मतलब वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते आगे। फैक्टर अफेक्टिंग कंपोजिशन ऑफ मिल्क आर, देखो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो मिल्क के कंपोजिशन को अफेक्ट करते हैं, सभी प्रकार के हैं जितने आप सोच सकते हो। लेकिन वही है कि इनका जो ग्रुपिंग की गई है, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो को हम बोलते हैं बेटा जेनेटिक फैक्टर, एक तो क्या होता है बेटा जेनेटिक फैक्टर, दूसरे होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। है ना, जेनेटिक मतलब पैतृक या अनुवांशिक, और इनको बोलते हैं वातावरणीय। कभी कभी इसका एक सिनोनिम यूज कर लिया जाता है फिजिकल या भौतिक, है ना। तो देखते हैं फिजिकल या फिजियोलॉजिकल। अब देखो यहाँ पर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, या फिजियोलॉजिकल किससे रिलेटेड है बताओ, ये रिलेटेड बेटा एनिमल की बात कर रहा है। एनिमल की बात कर रहा है या सीधे सीधी बात करो ये जेनेटिक फैक्टर की बात कर रहा है, जेनेटिक, ये जेनेटिक फैक्टर की ही बात कर रहा है, अनुवांशिक कारकों की ही बात कर रहा है। तो फिजियोलॉजिकल वर्ड जहाँ भी मिले मतलब जेनेटिक फैक्टर की बात चल रही है। तो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल ये उत्तर सही है, मैं इसको गलत नहीं बोलूँगा। क्यों, क्योंकि भौतिक और अनुवांशिक सही है। क्लाइमेटिक एंड एनिमल नहीं। इन्वायरमेंटल, देखो क्लाइमेटिक पार्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर का, क्लाइमेटिक पार्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर का, ठीक है। लेकिन केवल वही नहीं आएगा जब इन्वायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल मतलब वातावरणीय और फिजियोलॉजिकल मतलब ये, तो मतलब ये उत्तर भी सही है। क्लाइमेटिक एंड इन्वायरमेंटल, वही क्लाइमेटिक और इन्वायरमेंटल दोनों एक ही बात हो जाएगी, उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं। तो दो ऑप्शन तो हम सीधे सीधे से बाहर कर पा रहे हैं, लेकिन हम फंस गए दोनों में से कि एक को बोला फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। तो मैं बता दूं जिस प्रकार ये जो क्लाइमेटिक है ये किसका पार्ट है बेटा, इन्वायरमेंटल का। तो उसी बात बोल रहा हूँ, ये जो फिजिकल भी है ना ये किसके अंदर आता है, इन्वायरमेंटल के अंदर आता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आंसर हम ढूंढने जाएंगे तो हमें मिलेगा सी उत्तर, जिसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझदार आदमी को ही समझ में आएगा। बढ़ते हैं बेटा आगे। आखिरी क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज टिपिकली यूज्ड टू पास्चुराइजेशन द पैक्ड मिल्क डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मार्केट। मतलब कि जो मार्केट में जो दूध आता है पास्चुराइज्ड मिल्क, है ना, जितने भी मिल्क आते हैं सब सारे सारे पास्चुराइज्ड मिल्क ही रहते हैं। तो उसमें पास्चुराइजेशन के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है ना, तो हम बात करते हैं स्टरलाइजेशन। देखो स्टरलाइजेशन बोले ये क्या हो गया, हे राम प्रभु। हाँ, तो स्टरलाइजेशन की बात करते हैं। तो स्टरलाइजेशन तो पास्चुराइजेशन होता ही नहीं है, ये तो 100 डिग्री सेल्सियस का ऊपर का मामला है। ये बात कर रहा है UHT की, ऐसा होता है। देखो UHT उन्होंने अलग से दिया है, ये दोनों को आप एक ही मान लो, है ना, दोनों को आप एक ही मान सकते हो। तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। बचे हमारे पास दो, हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम और लो टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम। तो आपको बता दूं जितने बाहर मार्केट में दूध आते हैं उसके लिए हम HTST जो मेथड होती है उसका यूज़ करते हैं। इसके अपने अलग फ़ायदे होते हैं, जो टेस्ट होता है वो टेस्ट नहीं बिगड़ता है मिल्क का, और भी कुछ दूसरे फ़ायदे होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कितना होता है, 72 डिग्री सेल्सियस पर कितनी देर के लिए, 15 सेकंड के लिए, है ना बेटा। ये इसका रीज़न होता है, रीज़न नहीं मतलब ये टिप करते हैं। ये होता है 63 डिग्री सेल्सियस पर कितनी देर के लिए, हम जानते हैं कितनी मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए। तुरंत ठंडा करना है 5 डिग्री सेल्सियस पर। कभी कभी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में पूछ लेता है, 161 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसका होता है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन अच्छे से याद करके जाना बेटा, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मैंने बता दिया क्या होता है बेटा, 135 डिग्री सेल्सियस पर मात्र 1 से 2 सेकंड के लिए, है ना, सेकंड। तो ये हो गया आपका कार्यक्रम यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म होते। टाइम तो हो गया, कितना टाइम हो गया भैया, 1 घंटा 14 मिनट, मतलब लगभग सवा घंटे का मामला हो चुका है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर इसको चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपके गलत जाने की संभावना बहुत कम होगी,
ये आपका 1.5 घंटा जो है वो बिल्कुल फालतू नहीं जाएगा। आप इसका बहुत अच्छे से देखें, 1 से 2 बार इसको देखें, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन की समझने की कोशिश करें। चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, चैप्टर का जो पूरा चैप्टर जो है उसका पूरा फोकस किस पे था, चैप्टर का पूरा फोकस था क्लीन मिल्क प्रोडक्शन पे। तो जब कोई हमें नया क्वेश्चन आया और नहीं बन रहा है तो हमें बत्ती भी देना है तो ऐसे ऑप्शन पे देना है जिसका ऑप्शन का फोकस क्या हो, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। समझ में आ रहा अपने को? तो ये अपना आज का कार्यक्रम था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वोटिंग आती हो 18 साल की होकर तो वोट डाल देना। अगर तुम्हारा उधर का जो कैंडिडेट सीधे नहीं जीता हो तो मामला तो ये चल रहा है कि सीधे ही जीत जा रहे हैं। चलो, फोकट की पॉलिटिकल बात नहीं करते, कोई पकड़ के ले जाएगा। बाय।